अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। नाजरीन ग्रामी, आज आप लोगों के लिए कमांडो सीरीज़ का किस्त नंबर 14 तैयार है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने लाल मियाँ का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो एक सच्चा मुसलमान है और मैं इसका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकूँगा। बाबू, तुम्हें किस मकान पर जाना है? चले तुम्हें छोड़ाऊं। मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में हूँ, मगर तुम अभी मत जाओ, वो मकदी बहानी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराया। बाबू, अब दान मंडी की तरफ से जाऊंगा। मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर उसे देने चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया और खड़े होकर बोला, बाबू सारे बंगाली ऐसे नहीं है। ये कहकर वो रिक्शे पर सवार हुआ और मेरे देखते ही दान मंडी की तरफ जाती गलियों में गायब हो गया। मेरा दिल मफलूकुल हाल मगर सच्चे बंगाली मुसलमान की महुय्यनत की जज्बात से लबरेज हो गया। इसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे एक से ज़्यादा मरतबा मौत के मुंह से बचा लिया था। नादर भट्ट साहब ने मुझे अपने सामने देखा तो अल्लाह तेरा शुक्र है कहकर मुझे गले से लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। मैंने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में अपनी रवादात सुनाई और वापस खान होटल आ गया। मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटा ही तक कि दान मंडी की तरफ धमाका और फिर परिंदों का शोर सुनाई देने लगा। लोग मकानों से बाहर निकल आए। मालूम हुआ कि मकती बानी वालों ने इकबाल स्कूल पर बम मारा है। फिर दिन निकल आया और मैंने सोने की बजाय गुस्ल करके कपड़े बदले, नाश्ता किया और बटकर फिट हाउस पहुंच गया। हालात ख़राब से ख़राबतर होते चले गए। मोहम्मदपुर बस्ती में हमारे करीब ही चिटागांग से एक फैमिली आई जिनके 3 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। वो बाहरी लोग थे। वो एक अरसे से मशरक़ी पाकिस्तान में मुकीम थे। रवानी से बंगला बोलते थे, मगर इनका कहना था कि बंगाली इनके लहजे से पहचान जाते थे कि वो बाहरी है। इनकी ज़ुबान। ये भी मालूम हुआ कि मकती बहानी वाले चिटागांग के गर्ल्स होटल से तमाम लड़कियों को अगवा करके ले गए हैं। बर्बरियत के भयानक से अब मोहम्मदपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। मीरपुर बाहरी बस्ती की जानिब भी बड़ी होलनाक खबरें आ रही थी। इनका पानी बंद कर दिया गया था। भट्ट साहब ने मुझे अपनी दुकान पर बुलवाया था। मैं रात को इनके शोरूम में सोता। वो ऊपर वाली मंजिल में खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोते थे। शोरूम के दरवाजे के अंदर की जानिब रात को एक अलमारी रख दी जाती थी। अगरचे गैर बंगाली अक्सर इलाका था, लेकिन तबाही के मनहूस आए इस पर भी मुंडलाए गए थे। सारी रात मकती बहानी वालों की इश्तियालंगेज नारों की आवाज़ें आती रहती, बमों के धमाके होते रहते। सबकी नींदें उड़ गई थी, लेकिन मोहम्मदपुर के इलाके से बाहर जाते हुए घबराते थे। मार्च के शुरू में मोहम्मदपुर की बस्ती के किनारे वाली आबादी पर हमले शुरू हो गए और लोग जाने बचाकर बस्ती के अंदर एक तरफ भागने लगे। पकपौच को अभी तक छावनी से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। मोहम्मदपुर के इकबाल स्कूल पर मकती बहानी ने कब्जा कर लिया था। यहाँ कत्लगाह महाजरीन बना दी गई, जहाँ बाहर से गैर बंगालियों को पकड़ कर लाया जाता और उन्हें तरह तरह की अजियतें देकर हलाक कर दिया जाता। सारी बस्ती खूब व हरास में डूब गई। नादर भट्ट हर वक्त पिस्टल लगाए रहते। 15 मार्च की रात को हमारे शोरूम पर राइफल से फायरिंग हुई। नादर भट्ट साहब की टोयोटा गाड़ी शोरूम के सामने खड़ी रहती। एक रात मकती बहानी वाले उसे गेट घसीट कर ले गए। टेलीफोन का सिलसिला कई रोज से मुनक़ते था। अगर ट्यूबवेल बस्ती के अंदर न होता तो पानी भी बंद हो जाता। बिजली का सिलसिला दिन रात में कई बार टूट जाता। दान मंडी की तरफ बंगालियों ने अपने मकानों पर बांग्लादेश के परचम लहरा दिए थे। रात भर बांग्लादेश के नारों की आवाज़ें आती और फिर बमों के धमाके शुरू हो जाते। कत्ल, लूट मार, आतिशज़नी और बर्बरियत के वाक़यात में इजाफा हो गया था। आग अब हमारे इलाके तक पहुंच गई। 10 मकान छोड़कर एक बाहरी वकील का मकान पर रात को गोला पटा और आग लग गई। आखिर 25 मार्च को रात आ गई। मैं नादर भट्ट और इन 2 मुलाजिम जो वही सोते थे रेडियो कोले खबरें सुन रहे थे कि अचानक बिजली फेल हो गई। बंद खिड़की दरवाजे से बाहर देखा, सारा इलाका तारीकी में डूबा हुआ था। हम अंधेरे में ही बैठे रहे। नादर भट्ट और अब ऊपर अपनी फैमिली के पास उन्हें तसल्ली देने चले गए। ठीक 1 बजे रात को एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। नादर भट्ट हमारे पास ही अंधेरे में बैठे थे। इनके मुंह से बेख्तियार निकल गया, ये तोप का गोला है, शायद फौज हरकत में आ गई है। इसके साथ ही लोगों के धमाके
गोलों के धमाके शुरू हो गए। फिर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें सुनाई दी। हमारे चेहरे खुशी से चमक उठे। मशीन गन की फायरिंग होने लगी। एक घंटे बाद पाक फौज की गाड़ियां महमदपुर बस्ती में पहुंच गई। लोग पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लगाते घरों से निकल आए। लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ कि मकानों पर से बांग्लादेश के परचम उतार दिए जाए। शहर को फौज के हवाले कर दिया गया है। 26 मार्च को सूरज तलू हुआ तो हमें महसूस हुआ कि हम एक बार फिर पाकिस्तान की आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर चलने लगी। शहरी ज़िंदगी 29 मार्च तक मामूल पर आ गई। इस मिशन मशरक़ पाकिस्तान के दूसरे शहरों और ख़ास तौर पर सरहदों पर पाकिस्तान की सालिमियत को बचाने की जंग जारी थी। पुल टूट रहे थे। कारखानों, दफ्तरों और बैंकों से शरपसंद लोग भाग गए थे। मगरबी पाकिस्तान से फौज और टेक्निकल स्टाफ की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। फौज का तहफ़्फ़ुज़ मिला। एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग वापस अपने घरों में आ गए। जो बंगाली अपनी दुकान छोड़कर भाग गए थे, उनकी दुकानें दूसरे लोगों को अलर्ट होना शुरू हो गई ताकि शहरी ज़िंदगी का कारोबार मामूल पर आ जाए। फिर ये की सर्विस भी बहाल हो गई। मैंने नादर भट्ट से दरख्वास्त की कि वो मुझे हवाई जहाज़ का टिकट ले दे ताकि मैं कराची वापस चला जाऊँ। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बरखुरदार, अब तुम्हें अपने मुल्क छोड़ने की क्या ज़रूरत है? हालात ठीक हो गए। ये भी अपना ही पाकिस्तान है। शहर में दुकानें खाली पड़ी है। पाम गेट के पास नौअदीरात की एक दुकान हिंदू छोड़कर भाग गए। मैं तुम्हें ये दुकान अलॉट करा देता हूँ। तुम यहाँ अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू कर दे? इस वक्त बड़ा सुनहरा मौका है, लाखों में खेलने लगोगे। मैंने रुफ़े पैसे के बारे में कभी संजीदगी से गौर नहीं किया था, लेकिन न जाने इस वक्त ये ख्याल कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया। मैं अगर नादर भट्ट के मशवरे पर अमल करूँ तो वाकई लाखों रुपये कमा सकता हूँ। मैं शहर चल फिर कर बड़ी हुई ऐसी दुकानें देख चुका था जो लोगों के ओने फोने अलर्ट हो रही थी। नादर भट्ट असर रसूख वाले आदमी थे। मुझे मालूम था कि वो बड़ी आसानी से मुझे हिंदू की नौअदीरात की दुकान अलॉट कर देंगे। हालात बिल्कुल भी मामूल पर आ गए थे। कम अज़ कम ढाके में तो हर तरफ अमन व अमान था और मुकम्मल पाकिस्तानी फ़िज़ा कायम थी। नादर भट्ट ने मुस्तकबिल की कुछ ऐसी रोशन झलकियाँ पेश की कि मैंने सोचा मैं लाहौर जाकर कहाँ नौकरी ढूंढ क्या फिरूँगा, जबकि मैं देख रहा था कि लाहौर और कराची से लोग ढाके आकर दुकानें वगैरह अलॉट करा रहे थे। चुनांचे मैंने दौलत कमाने की लालच में आकर अपने सामने दौलत पैदा करने का मैदान साफ देखकर हामी भर ली। नादर भट्ट मुझे एक फौजी अफसर के पास ले गए जिसने मुझे पाम गेट वाले मफरूर शरपसंद पाकिस्तानी दुश्मन हिंदू बंगाली की दुकान अलॉट कर दी। कुछ रकम का चीक मुआवजे के तौर पर भट्ट साहब ने लिख कर दे दिया। वो मुझे लेकर नौअदीरात की दुकान पर आ गए। हमारे साथ चंद फौजी अफसर भी थे। दुकान का कब्जा मुझे दे दिया गया। दुकान आधी लूटी जा चुकी थी, फिर भी इसमें कांसी की कीमती ताल, गुलदान, कालीन और दूसरे नवादिरात मौजूद थे। मैंने एक बाहरी लड़का नौकर रख लिया और कारोबार शुरू कर दिया। हालात चूंकि मामूल पर आ चुके थे इसलिए दुकान चल निकली। देखते ही देखते मेरी आमदनी में इजाफा होता गया। नवादिरात का सामान ज़्यादातर मिनामती और चिटागांग के शहरों से आता था, मगर वह हालात बहुत कुशीदा थे और हमारी फौज मकतबानी और भारतीय कमांडोज के खिलाफ ज़बरदस्त गोरेला जंग लड़ने में मसरूफ़ थी। इस वजह से इन शहरों से नौअदीरात का सिलसिला मुनक़ते था। भट्ट साहब ने मेरी दुकान में कालीन लाकर डाल दिए और मैंने कालीनों की तिजारत शुरू कर दी। इस तिजारत ने चंद महीनों में ही मुझे मालामाल कर दिया। दौलत की लेल फेल हो गई। मैंने एयर कंडीशन गाड़ी रख ली। ढाके के फैशनेबल इलाके गुलशन में एक छोटी सी फुरफिजा कोठी खरीद ली। भट्ट साहब कभी कभी मुझे नसीहत करके मैं रूफ या बेदरीक खर्च करने की बजाय बचा कर रखा करूँ। भट्ट साहब का कारोबार मुझसे 10 कदम आगे था और वो लाखों में खेल रहे थे, मगर वो बड़े कफ़ायत शुआर थे। उन्होंने अपनी सारी दौलत कराची के एक गैर मल्की बैंक में जमा करार की थी। मेरा खून था जिसके लिए दौलत बचा रखता था। चुनांचे मुझ पर इनकी नसीहत का कोई असर न हुआ और मैं अयाशों में पड़ गया। मेरे अंदर का जपाकश कमांडो शेर पंजाब गहरी नींद सो गया था। सरहदी इलाकों में सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। हम इस सूरत हाल से बेखबर थे। कभी कभी इस किस्म की अफवाहें ज़रूर सुनते कि भारतीय फ़ौज सादा लिबास में मशरक़ी पाकिस्तान की सरहदों में घुस आई है और मकतबानी के शाना बशाना लड़ रही है। एक बार ये अफवाह भी सुनी कि राजा
کہ راجشاہی میں پاکستان فوج کی ایک پوری کمپنی کو مکتی بہانی والوں نے شہید کر دیا ہے، لیکن مغربی پاکستان سے باقاعدہ کومک پہنچ رہی تھی، اس لیے ہم اپنی فوج جگہ مطمئن تھے اور زندگی کا کاروبار معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگست ستمبر میں ڈھاکہ موسلادھار بارشوں کا زور زد میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی گلشن والی کوٹھی میں زندگی ہر آسائش جمع کر رکھی تھی۔ خون ایسی نعمت تھی جو میرے پاس نہیں تھی۔ شروع پر میرا منیجر اور دوسرے نوکر بیٹھے تھے۔ میرا زیادہ وقت اپنی کوٹھی کے ایئر کنڈیشن کمرے میں میوزک سنتے، پروجیکٹر پر غیر ملکی فلمیں دیکھتے اور اونچی سوسائٹی کی خواتین کی دعوتیں کرتے گزرتا تھا۔ میں جو کماتا اسے اڑا دیتا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ آیا تو سرحدی شہروں سے تشویش انگیز خبریں آنے لگی۔ مکتی بانی کی تقریبی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اگرچہ ڈھاکہ میں امن و امان تھا، مگر دوسرے شہروں میں حالات بدتر ہو رہے تھے اور وہاں سے ایک بار پھر غیر بنگالیوں کی ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ ایک رات بٹ صاحب میرے ہاں آئے اور کچھ پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاست دانوں کی نا سمجھی اور خود غرضی کی وجہ سے ملکی حالات اچھے نہیں ہے۔ فضا میں کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور سرحد پر ہماری فوج قسم پرسی کی عالم میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں بھی فکر مند ہوا اور فوراً تجویز پیش کی کہ ہمیں سارا کاروبار ٹھکانے لگا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بٹ صاحب ہنس پڑے، دیکھا مال کتنا پیارا ہوتا ہے برخوردار، ابھی حالات اس مقام تک نہیں پہنچے اور پہنچیں گے بھی نہیں، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم صرف ایک کام کرو جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، رائیگاہ روک دو اور وصولیاں شروع کر دو، سارا روپیہ کسی غیر ملکی بینک میں جمع کرا دو۔ میں نے بٹ صاحب کی تجویز پر عمل شروع کر دیا۔ 10-15 روز کے اندر میں نے مارکیٹ میں جتنا سرمایہ پھیلایا ہوا تھا اس میں سے تقریباً آدھا اکٹھا کر لیا۔ جب اسے اپنے بینک نکلوا کر ایک غیر ملکی بینک میں جمع کرانے کی کوشش کی تو میرے بینک کی بنگلہ شاخ نے روپیہ غیر ملکی بینک میں منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بینک کے خلاف نوٹس بھجوانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ مغربی پاکستان کی سرحد پر بھارت نے حملہ کر دیا۔ مغربی پاکستان میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ ڈھاکہ میں پاکستان کے حق میں اور اس کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ مشرقی پاکستان کے محب وطن لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ صرف مغربی پاکستان کی محاذ پر ہو رہی ہے، اس لیے مشرقی پاکستان کے محاذ پر بھارت کی کارروائیاں کمزور پڑ جائے گی اور پاکستانی فوج سرحدوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بھارت اب یہ چاہتا تھا کہ کس طرح پاکستان مشرقی محاذ پر بھی جنگ اعلان کر دے۔ آخر اس کی خواہش پوری ہو گئی اور مشرقی پاکستان نے بھی اعلان کر دیا۔ بھارت نے مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان فضائی راستہ منقطع کر دیا۔ ہماری فوج مشرقی پاکستان میں محصور ہو کر رہ گئی، پھر بھی ہمارے بہادر جوان ہر محاذ پر بھاری یلغار کو روک رہے تھے اور اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے تھے۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قصے کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، والسلام۔